गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने रियासत की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले बदकम्मा त्यौहार में हिस्सा लिया। एलबी स्टेडियम के बशमूल टैंक बंड पर रियासती हुकूमत की जानिब से बदकम्मा त्यौहार के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए गए थे, जिसमें लड़कियों और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। रचाकुंडा पुलिस ने एक अहम कामयाबी के तौर पर नारियल के लोड से लदी लारी में छुपाकर ओडिशा से महाराष्ट्र गांजे की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि योगेश दत्तू गायकवाड़ मुतवत्तिन महाराष्ट्र ने अपने साथियों को लारी के जरिए एपी रवाना किया, जहां से वो नारियल का लोड लेकर ओडिशा के मलकानगिरी पहुंचे। मंसूबे के मुताबिक उन्होंने नारियल के लोड के दरमियान 900 किलो गांजा छुपा दिया। मुलजिमीन डीसीएम लेकर तेलंगाना से महाराष्ट्र की सिमत जा रहे थे कि आलेर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने इस डीसीएम को रोक लिया और तलाशी पर इसमें से 900 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने इस सिलसिले में कई मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उड़ीसा स्टेट के मलकानगिरी जिला से तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला को गांजा को सप्लाई करने वाले एक गिरोह का हमारे राचकोंडा के एसओटी एलबी नगर टीम और अलेर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये जो गैंग है, उस गैंग का जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है योगेश दत्तू गायकवाड़। ये संगमनेर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इसने 3 लोगों को एक डीसीएम देके आंध्र प्रदेश के राउलापालम को पहले भेजा, जहाँ पे उन्होंने कोकोनट का खरीदी किया और वहाँ से वो एमटी डीसीएम लेके मलकानगिरी उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गए। वहाँ पे कोकोनट के बीच में इन्होंने तकरीबन 900 किलो गांजा कंसील कर दिया और ये लोग वापस जब महाराष्ट्र जा रहे थे तो हमारे अलेर क्रॉस रोड पे अलेर पुलिस स्टेशन में एसओटी एलबी नगर की टीम और अलेर पुलिस ने वो व्हीकल इंटरसेप्ट करते हुए महाराष्ट्र के 3 आरोपी, इनका नाम है विकास बबन सालवे जो पेंटर है प्रोफेशन के, मातेडे मला, सुकेवाड़ी रोड, संगमनेर, अहमदनगर जिला। उसका साथी विनोद चंद्रभान कालकर जो रांजनगांव देशमुख कोपरगांव का रहने वाला है अहमदनगर जिला से, जो पहले भी 2020 में अनंतगिरी पुलिस स्टेशन विशाखापट्टनम में जिसको अरेस्ट किया गया था गांजा केस में। और तीसरा साथीदार किशोर तुलसीराम वाडेकर, ये करशिंदा विलेज संगमनेर तहसील अहमदनगर जिला का रहने वाला है। इनके साथ साथ एक कोसा चिट्टी बाबू करके जो मलकानगिरी चित्रकोंडा ब्लॉक उड़ीसा का रहने वाला है, जिसने लोकल वहाँ पे इनको फैसिलिटेट किया। इन 4 लोगों को हमने हिरासत में लेके 900 किलो गांजा, एक आइचर डीसीएम वैन MH14 CP 8698, 5 मोबाइल फोन और 3100 तकरीबन 2 करोड़ का ये जो गांजा और सामान हमने इनके पास से बरामद किया है। इससे पहले भी 2-3 बार इन लोगों ने यही तरीके से एक गांजा का ट्रैफिकिंग किया करके हमारे नोटिस में आया। एक केस में 2 लोग जो फरार है, योगेश दत्तू गायकवाड़ संगमनेर महाराष्ट्र और पलसी करैया जो कुरुमनूरू विलेज चित्रकोंडा ब्लॉक मलकानगिरी, इन दोनों को पक्का हम हिरासत में लेके पक्का इस केस में हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की हमारी कोशिश रहेगी। जो अक्यूज हमने अरेस्ट किए उनके खिलाफ में पक्का पीडी एक्ट का भी हम अमल करेंगे। जो लोग बार बार गांजा का ट्रैफिकिंग या नार्कोटिक ड्रग का ट्रैफिकिंग करते हैं उनको कानूनन एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 31B के तहत इवन डेथ पेनल्टी की भी सजा है। अभी जो पहली बार अरेस्ट हो रहे हैं उनको कम से कम 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक उनको जेल हो सकती है। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारी एसओटी एलबी नगर टीम, अलेर पुलिस और बाकी ऑफिसर को मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा है। थैंक यू। मौजूदा डिजिटल दौर में हर काम अब ऑनलाइन और आसान हो गया है। इसी के पेश नज़र साइबर मुजरिमीन कई लाख किलोमीटर की दूरी से भी अहम मालूमात तक आसानी के साथ रसाई हासिल कर पा रहे थे। बैंक खाते, कंपनियों की अहम मालूमात, ऑनलाइन तिजारती मामलात को हैक किया जा रहा है। रकम के बशमुल अहम मालूमात को ये मुजरिमीन
हैक कर रहे हैं। ऐसे साइबर मुजरिमीन को पकड़ने के लिए कबलजी काफ़ी कोशिशें भी की गई थी। हैदराबाद में वेबसाइट्स के हैक होने पर एथिकल हैकर्स के लिए बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों पर इन्हिसार करना पड़ता था। ताहम अब हैदराबाद में कई सरकर्दा कंपनियों की जानिब से एथिकल हैकर्स का तखर्रुर किया जा रहा है। नकली कैस्ट्रोल ऑयल की तैयारी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मुलजिम की शिनाख्त मंगलहाट के रहने वाले महेश के तौर पर की गई है। इसके कब्जे से बड़े पैमाने पर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ऑयल को जब्त कर लिया गया। मुलजिम को मजीद तहकीकात के लिए काला पत्थर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जीएम छावनी जमालबी का तकिया में 10 फीट तवील अजदहा नजर आया। इस अजदहे का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। मुकामी अफराद ने कहा कि इस तरह का अजदहा इस कब्रस्तान में उन्होंने कबलजी नहीं देखा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 4 साल पहले भी ऐसा एक छोटा अजदहा यहाँ नजर आया था। इसको पकड़कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उमूमन इस कब्रिस्तान में 6 फीट और 8 फीट के सांप नजर आते हैं, लेकिन इतना बड़ा अजदहा पहली मर्तबा देखने में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खदीर है। आज से 4 साल पहले राकी बिड़ी वाले नैयर भाई की बीवी का इंतकाल हो गया था। उस टाइम उनकी खबर खोद रहे थे ज़ुबैर मियाँ। तो उस टाइम पे भी 4 साल पहले भी ये एक अजदहा का बच्चा निकला था, तो उसको पकड़ के हम लोग छोड़ दिए थे। तो जब ही अंदाज़ा ये हो गया था कि इसके माँ बाप भी यहाँ पे होना चाहिए बोल के, तो अब इनको ये आमिर को, सलमान को ये अजदहा का बच्चा अजदहा दिखा, ये लोग वीडियो लेके डाले कि बहुत बड़ा जानवर है, नुकसानदाह है। आप यहाँ पे कितने साल से हो? ये मेरा पैदाशी महल्ला है ये जी। तो फिर अभी जब बच्चा निकला था उसके बाद अभी फिर आप जब कभी किसी को बोले नहीं, किसी को नहीं, किसी को भी कुछ भी नहीं बोले हम। यहाँ पे तो सांपान तो निकलते रहते, 6 फीट 8 फीट के इतने लंबे सांप तो है, मगर ये अजदहा जो है ये पहली मर्तबा ऐसा देखने में आ रहा वीडियो में, और ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल पास में ही है ये। इसकी वजह से क्या है, जानवरों को, इंसानों को भी निगलने के चांस है ये। अगर आपके दिखा तो इंशाल्लाह किसी को बोलेंगे, बोल के उसको पकड़ाएंगे। मुर्तज़ा पाशा भी आए थे बोल के बच्चे बोल रहे हैं, हो सकता है उन लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचे बोल के। तो आप कैसा गेस कर सकते क्या, नहीं ये अकेला होगा या इसका जोड़ी होंगी? नहीं, क्यों बोले तो इसलिए गेज कर सकते हैं हम, इससे पहले बच्चा निकला था, उस बच्चे की वजह से इसके माँ बाप होना ज़रूरी है, इस वजह से गेज कर सकते हैं। पर गुलाम मुर्तज़ा छावनी है, ये खादी चमन दरगाह के पास, ये जमालबी का तकिया है ये एरिया का नाम। इस जगह का रहने वाला है जानवर। बीजेपी ने मुनुगुरु हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी कारकुनों के साथ स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इस हल्के के इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के साथ ही ज़ाफ़रानी जमात ने अपनी सरगर्मियों में तोसी कर दी है। हल्के में आवाम से मुलाकात करते हुए पार्टी के सिलसिले में तबादला ख्याल का मंसूबा बनाया जा रहा है। साथ ही पार्टी के कई कारकुनों को मुनुगुरु भेजने का फैसला भी किया गया है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस से मुतालबा किया है कि हल्के मुनुगुरु से बीसी को टिकट दिया जाए। बीसी लीडर श्रीनिवास ने कहा कि अगर बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले को टिकट दिया जाता है तो इससे बड़े पैमाने पर हुक्मरान जमात का उम्मीदवार कामयाब हो सकेगा। ప్రస్తుతం మునుగోడు నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఈరోజు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది. సరిగ్గా ఈరోజు 3 తారీఖు అయితే మళ్ళీ నవంబర్ 3వ తేదీన ఇలా ఎన్నికల నిర్వహించాలని చెప్పి ఇలా 3వ తారీఖు నాడు ఓట్లు వేయాలని చెప్పి ఇలా నోటిఫికేషన్లో పేర్కొనడం జరిగింది. ఇప్పటికే ఈ మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అదేవిధంగా బీజేపీ పార్టీ తమ అభ్యర్థులను ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇద్దరు కూడా మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి
67% పైగా ఉన్నటువంటి బీసీల ఆకాంక్షలను కానీ బీసీల డిమాండ్లను కానీ పరిగణలోకి తీసుకోవడం లేదు. ఇది చాలా అన్యాయం. ఎందుకంటే రాజకీయ పార్టీలు అన్నప్పుడు, రాజకీయ పార్టీలో ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రజలు కోరుకున్నటువంటి సామాజిక వర్గాలకు అవకాశాలు ఇవ్వాలి. కానీ ఇందుకు భిన్నంగా, ఇందుకు విరుద్ధంగా కాంగ్రెస్ బీజేపీ కూడబలుక్కొని ఇలా అగ్రకుల సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు టికెట్ ఇచ్చారు. సరే, వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళు. ఎందుకంటే బీజేపీ సిట్టింగ్ సీటు ఆయన రాజీనామా చేసిండు కాబట్టి మళ్ళీ ఆయన నిలబడ్డాడు. కాంగ్రెస్ బీసీకి ఇస్తే ఇలా కొంత మెరుగైనటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ బీసీకి ఇవ్వకుండా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ విరుద్ధంగా మళ్ళీ పాత కాపులకు, అగ్రకులాలకు, వారసత్వాలకు నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించిన ఒక ఆమెకు టికెట్ ఇచ్చింది. ఇక మిగిలింది ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ రేపు మాపు అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తున్నామని చెప్పి ఊరడిస్తుంది. కాబట్టి ఇవాళ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ విడుదల చేసింది. కాబట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీ రేపో మాపో తమ అభ్యర్థులను ప్రకటించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇలా కేసీఆర్ గారు మొన్న హైదరాబాద్లో మీటింగ్ పెట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ జాతీయ పార్టీగా మారబోతుంది, ఈ దేశంలో మనమే అధికారంలోకి వస్తాం, కాబట్టి ఖచ్చితంగా మునుగోడులో జరిగేటువంటి ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా జాతీయ పార్టీ నుంచే పోటీ చేస్తుంది. ఇక మునుగోడులో ప్రాంతీయ పార్టీ నుంచి పోటీ చేయదు. तामीर मिल्लत के यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम स्पोर्ट्स मुकाबलों में वॉलीबॉल और फुटबॉल के मुकाबले मुनक्किद किए गए। मुगलपुरा इंडोर स्टेडियम में खेले गए वॉलीबॉल के मुकाबलों में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें धर्मावंत कॉलेज की टीम और MS मलकपेट की टीमों ने फाइनल तक रसाई हासिल की। फाइनल में धर्मावंत कॉलेज की टीम ने एक सख्त मुकाबले के बाद MS मलकपेट बॉयज़ की टीम को शिकस्त दी। वॉलीबॉल फाइनल मुकाबलों के लिए तामीर मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी उमर अहमद शफीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉलीबॉल मुकाबलों में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी थे जो कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और उनमें कई गैर मुस्लिम खिलाड़ी भी थे। उमर अहमद ने कहा कि खेल के इन मुकाबलों के जरिए मजहबी हम आहंगी की मिसाल भी कायम की जा रही है। इस तरह यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पोर्ट्स मुकाबलों के ज़िमन में गोलकुंडा गवर्नमेंट हाई स्कूल के तारीखी ग्राउंड पर जूनियर और सीनियर फुटबॉल मुकाबलों के फाइनल मैचेस खेले गए। इन मुकाबलों में MS जूनियर कॉलेज मलकपेट ने सीनियर खिताब हासिल किया। मल्लेपल्ली में यूसुफ अली केसरी कुश्तियों के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें बारकस के बाम अखाड़े के पहलवानों ने 9 गोल्ड मेडल और खिताब जीता। सऊद बिन सईद बाओम ने कहा कि इस मौके पर उनके अखाड़े के पहलवानों ने बेहतर मुजाहरा किया है। उन्होंने हमदू पहलवान को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने ये खिताब जीता। उन्होंने मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो हमारे मल्लेपल्ली में फर्स्ट यूसुफ अली केसरी मुनक़द की हुई थी, तो बाम अखाड़े के पहलवानों ने भी हिस्सा लिया और अल्लाह के फजल से बाम अखाड़े ने 9 गोल्ड मेडल और एक टाइटल जो बाल केसरी थी वो बाम अखाड़ा ने जीता है। बाम अखाड़ा बारकस ने जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। हमारे पहलवान, हमारे हमदू पहलवान जो बारकस के उभरते हुए पहलवान है, टाइटल जीता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे बाम अखाड़े के अहदेदारों और जितने भी निगरानकार हैं, सबकी तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ पहलवान को, और जितने भी मेडल जीते हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे यूसुफ अली के फर्जंदान जो फर्स्ट केसरी जो करे, वैसे ही उनके जैसे ही और भी लोग करते रहे तो पहलवानों की हिम्मत अफजाई होती और कुश्तियाँ होते रहे तो पहलवानी आगे बढ़ते रहती। और मैं बहुत अच्छा इंतज़ाम था, मैं भी वहाँ पर गया था और देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था और अच्छे से कुश्तियाँ हुई और उसमें कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। हर एक का जो सही फैसला करे और अल्हम्दुलिल्लाह बाम अखाड़ा भी उसमें हर जहाँ पर भी जो जंगल होता बाम अखाड़ा
खुसूसन जाके वहाँ के बच्चे लड़के और जीत के आते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ सबका। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। टीआरएस लीडर राजनाला श्रीहरि की जानिब से अवाम में शराब की बोतलें और चिकन तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक राजनाला श्रीहरि ने, जो कि सैफ के साबिक डायरेक्टर भी हैं, ईस्ट वरंगल हल्के में दशहरे त्यौहार के पेश नज़र 200 गरीब अफराद में शराब की बोतलें और चिकन तकसीम किया। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से कौमी पार्टी के ऐलान से महज एक दिन पहले टीआरएस कायद का अवाम में शराब और चिकन का तकसीम करना मौजूए बहस बना हुआ है। कहा जा रहा है कि चिकन और शराब की कौमी पार्टी के ऐलान से कोई ताल्लुक नहीं है, ताहम जिन मेज़ों पर रखकर ये बोतलें और चिकन बांटे गए हैं उन पर वज़ीर आला केसीआर और उनके फर्जंद केटीआर के कट आउट मौजूद है, जिसके पेश नज़र हुक्मरान जमात पर दिलचस्प तबसरे और तनकीदें की जा रही हैं। कांग्रेस सीनियर लीडर मधु याचकी गौड़ ने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर रियासत में आमिराना हुक्मरानी करने का इल्जाम लगाया है। पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस ने रियासत की आवाम को धोखा दिया है। रियासत में शराब की दुकानें खोलकर नौजवानों और बुजुर्गों को शराब का आदी बना दिया गया है। मधु याचकी गौड़ ने तेलंगाना जागृति सदर के कविता पर बदकमा के फूलों की टोकरी में शराब की बोतलें रखने का इल्जाम भी आयद किया। साल 2010 के दौरान अलहदा रियासत की तहरीक का जिक्र करते हुए टीपीसीसी कायद का कहना था कि वो बतौर एमपी अलहदा रियासत के लिए लड़ रहे थे। कई नौजवानों ने खुदकुशी कर ली थी, ताहम केसीआर, केटीआर के कविता, हरीश राव और संतोष कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ थे। आइंदा माह मुनक़िद मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र उन्होंने आवाम से कहा है कि वो केसीआर ज़ेर क़यादत टीआरएस पर भरोसा ना करें। मधु याचकी गौड़ ने मरकज़ की बीजेपी और रियासत में बरसर इक़्तिदार टीआरएस हुकूमत को मुनासिब सबक सिखाने और कांग्रेस की उम्मीदवार पलवाई श्रवंती को वोट देने की आवाम से दरख्वास्त की है। మునుగోడులో ఈ ముదనష్టపోడి మూతి పగలగొట్టాలా లేదా? ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ లేక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణకు అవసరమా? రేపు వచ్చే మునుగోడు ఎన్నికలలో ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీని రాజకీయ బొందబెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. తెలంగాణ ప్రజానీకాన్ని ప్రతి ఒక్కరిని మోసం చేసిన ఈ వ్యక్తి జాతీయ పార్టీ అంటే వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటే నా లక్ష్యం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగినాక నేను కాపలా కుక్కలాగా ఉంటా, నేను తమ భార్య ఆమె శ్రీమతి గారు కాపలాగా ఉంటాం. ఇవాళ ఆ కాపల కుక్క అనే వ్యక్తి కాటేసే నక్కలాగా మారి తెలంగాణని దోచుకుంటూ 8 సంవత్సరాల క్రితం తన పెట్రోల్ డీజిల్ వేసుకునే డబ్బులు లేని ఈ వ్యక్తి ఇవాళ వేలాది కోట్లకు పడగలెత్తినారంటే ఎవడబ్బ సొమ్ము, ఎవడబ్బ సొత్తిది? విమానాలు కొంటున్నారు, ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ కొంటున్నాడంటే, లేక 8 సంవత్సరాల పార్టీకి 900 కోట్ల నగదున్నదనంటే ఇది ఎవడబ్బ సొమ్ము? ఇది తెలంగాణ ప్రజల సొమ్ము కాదా? ఇది తెలంగాణ బిడ్డల ఆత్మ బలిదానాలు ఇవాళ ప్రాణాలు అర్పించిన ఆ తల్లిదండ్రుల కోస కనబడతా ఉంది. ప్రాణాలు అర్పించిన అమరుల కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డున్నాయి. అమరుల ఆత్మ శోభిస్తూ ఉంది. ఈ దుర్మార్గుడికి కనీసం జాగ కూడా లేకుండా పార్టీ పెట్టుకోవడానికి కొరకు తన ఇల్లును కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఇచ్చినాడు. ఆ ప్రాంతాన్ని గూలగొట్టింది అప్పుడున్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు. జయశంకర్ సార్ ఒక ఆత్మకు శోభిస్తుంది ఇప్పుడు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలారా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కొరకై 2009 నుంచి 14 వరకు తెలంగాణ బిడ్డగా, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోరాటం చేస్తూ పార్లమెంటు బిల్లు తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నేను 2010 మీరు ఒకసారి గమనిస్తే 2010లో తెలంగాణ బిడ్డలు ప్రాణాలు అర్పిస్తూ ఉంటే మేము అధికార పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులమై ఉండి అధికారం నుండి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కొరకై సొంత పార్టీని ఎదిరించి పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు ఈ దుర్మార్గుడు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు, కల్వకుంట్ల తారక రామారావు, కల్వకుంట్ల కవిత, హరీష్ రావు, సంతోష్ రావులు కంపెనీలు స్థాపించి 2010లో కంపెనీలు స్థాపించి వ్యాపారాలు చేసుకున్నారు. ఒకసారి గమనించండి యువకులు, తెలంగాణ యువత కూడా ఆలోచించండి.
తెలంగాణ ఉద్యమం కొరకై బహుజన పిల్లలు ప్రాణాలు అర్పిస్తూ ఉంటే కల్వకుంట్ల కుటుంబం తాగి తందనాలాడుతూ వ్యాపారాలు చేస్తూ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ డబ్బులు కాజేస్తూ కంపెనీలు స్థాపించి వ్యాపారాలు పెట్టినారు. ఇవాళ 8 సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అధోగతి పాలవుతే తెలంగాణ బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు లేకుండా తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయాలు సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్స్ కట్టలేక బహుజన పిల్లలు సతమతమవుతూ ఉంటే ఈ దుర్మార్గుడు తన రాజకీయ ఆకాంక్ష విస్తరణ కొరకై జాతీయ పార్టీ అంటూ వస్తున్న గాడ్సే ప్రతినిధి, గాంధీ ప్రతినిధి కాదు ఇతను, ఈ గాడ్సే ప్రతినిధిని రాజకీయ బొందబెట్టాల్సిన ఆవశ్యకతను గుర్తిస్తూ రేపు నవంబర్ 3వ తారీఖున జరిగే మునుగోడు ఎన్నికలలో మూతి పగలగొట్టేటట్టుగా ఈ దుర్మార్గుడు మూతి పగలాలి. ముదనష్టపోడి యొక్క దుర్మార్గ పరిపాలన అంతమొందించేటట్టుగా తీర్పు ఇవ్వాలని కోరుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని కూడా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అది నేను చెప్పే లోపల మిత్రులు బెల్లయ్య నాయక్ గారు విద్యార్థి దశ నుంచి తన ఉద్యోగాన్ని కూడా వదులుకొని గిరిజన పోరాట హక్కుల సమితితో ఉంటూ ఉద్యమంలో చేరినాడు. कांग्रेस सीनियर लीडर अंजन कुमार यादव खराबी सेहत के सबब नेशनल हेराल्ड केस मामले में पूछताछ के सिलसिले में ईडी के रूबरू पेश नहीं हो सके। मौसूला इतलात के मुताबिक ईडी ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन को समन जारी करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। ताहम अंजन कुमार यादव खराबी सेहत का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। ईडी ने पीर के रोज मोहम्मद अली शब्बीर से पूछताछ की है और बताया गया है कि अंजन कुमार यादव को 6 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन भेजा गया है। वाज़ रहे कि एआईसीसी सदर सोनिया गांधी, साबिक सरबराह राहुल गांधी से ईडी पहले ही तफ्तीश कर चुकी है। कर्नाटक कांग्रेस लीडर डी शिवकुमार को भी ईडी ने नोटिस भेजा था। शिवकुमार के मुताबिक ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार की इंतजामिया को दिए गए अतियात से मुताल्लिक उनसे पूछताछ की है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने वजीर अफजाइश मवेशियां तलसानी श्रीनिवास यादव पर 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक टैंक बैंड रोड पर गैर मजाजी इश्तिहार के लिए रियासती वजीर को 15,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। अलावा अजीज शहर के नारायणगुड़ा इलाके में भी गैर मजाजी इश्तिहार के लिए कांग्रेस लीडर अनिल कुमार यादव पर भी 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। ईवीडीएम सेंट्रल इन्फोर्समेंट सेल को इससे मुताल्लिक ट्विटर पर आगाह किया गया, जिसके बाद जुर्माने आयद किए गए। मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से साल 2014 में अक़लियतों से किए गए वादों पर अमलावरी का मुतालबा किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एमबीटी रहनुमा ने अक़लियतों से किए गए वादों की याद दहानी करवाते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत पिछले 8 सालों से इख्तिदार में है, ताहम किसी भी वादे की तकमील नहीं हुई। अमजदुल्ला खान का कहना है कि दलित बंधु स्कीम हुकूमत ने मुतारिफ करवाई है और दीगर कौमें से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, ताहम मुसलमानों के लिए इस तरह की कोई स्कीम नाफिज नहीं की गई है। हुकूमत की जानिब से अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम न करने के बावजूद टीआरएस पार्टी से वाबस्ता अक़लियती क़ायदीन की खामोशी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि अक़लियती क़ायदीन की बड़ी तादाद पार्टी में मौजूद होने के बावजूद केसीआर ने मुसलमानों से किया गया वादा पूरा नहीं किया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला केसीआर ने 17 सितंबर को आदिवासी भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया था और अंदरून एक हफ्ता 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने का भी ऐलान किया था। केसीआर ने इस ऐलान के 13 दिन के अंदर ही उस पर अमल आवरी की है, ताहम अक़लियतों से किए गए बेशुमार वादे महज वादे ही रह गए हैं। साहब, आज से कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब एक बड़ा ऐलान किए कि दलित समाज में से एसटी कम्युनिटी को जो है 12% रिजर्वेशन देने का वादा, 10% रिजर्वेशन देने का वादा करें। तो मैं हमारे केसीआर साहब को वो चीज़ याद दिलाना चाह रहा हूँ। 20 अप्रैल 2014 के दिन शादनगर में टीआरएस की एक पब्लिक मीटिंग में 4 बड़े वादे किए थे अक़लियतों के ताल्लुक से। सबसे पहला वादा था कि टीआरएस के एमएलएस को जिताइए, टीआरएस के एमपीज़ को जिताइए। हुकूमत बनने के 4 महीने के अंदर मैं मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा बोलकर पहला बड़ा वादा था।
फिर दूसरा वादा ये किए थे कि तेलुगु देशम और कांग्रेस के दौर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बहुत डैमेज किया गया है। मैं जैसे ही इख्तिदार पर आऊँगा, टीआरएस पार्टी जैसे ही इख्तिदार पर आएंगी, हम जो है वक्फ कमिश्नरेट देंगे बोलकर। और एक तीसरा वादा ये किए थे कि एजुकेशन सिस्टम यानी उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान देते हुए मैं गवर्नमेंट स्कूल्स को डेवलप करूँगा, ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटी एरियाज़ में है बोल के। तो 2014 का ये वादा जो है केसीआर साहब का गालिब की महबूबा का वादा रह गया। आज तकरीबन 8 साल पावर में है टीआरएस पार्टी, 2022 होने को आ गया है। बीच में 8 जनवरी 2019 के दिन एक असेंबली में रेजोल्यूशन पास किए थे और उस रेजोल्यूशन में भी धुआंधार तकरीर किए थे हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के 12% रिजर्वेशन की मैं बिल पास करके मरकज़ को भेजूंगा। अगर तमिलनाडु की शक्ल में, यानी तमिलनाडु में जैसा अबाउ 60% रिजर्वेशन है वैसा मैं करूंगा बोलकर। तो यहाँ पर जो है 2014 का वादा केसीआर साहब को याद नहीं रहा, 2019 की असेंबली में जो स्पीच दी गई थी वो भी याद नहीं रही। बरखिलाफ इसके मुसलमानों को ना तो जहाँ पर अगियार को दलित बंधु स्कीम के तहत फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, वैसा हमारे को कोई माइनॉरिटी स्कीम नहीं दी गई, मुसलमानों को यानी माइनॉरिटी बंधु स्कीम नहीं दी गई। तो अब यहाँ पर बात यह है कि आया चीफ मिनिस्टर साहब यकीनन मुसलमानों के हमदर्द है या नहीं है, अक़लियतों के हमदर्द है या नहीं है। ये सबसे पहले जो है जो टीआरएस में अक़लियती कायदीन हैं बशमुल महमूद अली से लेकर एक अदना कारकुन से ये अमजदुल्ला खान का सवाल है कि चीफ मिनिस्टर का इतना बड़ा वादा जब रूबे अमल नहीं आ रहा तो आप लोग केसीआर को सवाल करने की आपकी ताकत, आपकी सलाहियत कहाँ पर गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब देखते देखते एक साल में इलेक्शन आ रहा है तो साबिक़ा 2018-19 में वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव की नई बीआरएस पार्टी को बार एंड रेस्टोरेंट पार्टी करार दिया है। वाईएसआरटीपी सरबराह वाईएस शर्मिला ने जिला मेदक में प्रजा प्रस्थाना यात्रा के दौरान टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव की जानिब से नई कौमी पार्टी के ऐलान पर तंज किया। उनका कहना है कि बीआरएस पार्टी बार एंड रेस्टोरेंट पार्टी है। उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर ने वादा किया था कि वो रियासत को बंगारो तेलंगाना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने रियासत को बियर तेलंगाना में बदल दिया है। तेलंगाना में शराब की दुकानों की तादाद स्कूलों और मंदिरों से ज्यादा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। మళ్ళీ చెప్తున్నాం, ఈ ఎమ్మెల్యేలకు కానీ కేసీఆర్కు కానీ కేటీఆర్ కానీ మీకు దమ్ముంటే ఒక్కరోజు నాతో కలిసి పాదయాత్ర చేయండి. సమస్యలు లేవని మీరు అంటున్నారు కదా, ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయో నేను చూపిస్తా. నిజంగానే సమస్యలు లేకపోతే నా ముక్కు నేలకు రాసి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతా. సమస్యలు ఉంటే మాత్రం ఈ ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయాలి, ఈ మంత్రులు రాజీనామా చేయాలి, కేసీఆర్ రాజీనామా చేయాలి, కేటీఆర్ రాజీనామా చేయాలి, క్షమాపణ చెప్పి కొత్త ఎలక్షన్లకు పిలుపునివ్వాలి. దమ్ముంటే కేసీఆర్ గారు నడిచే సవాలు చేస్తున్నాం. ఒక్క మాట నిలబెట్టుకోలేదు కానీ ఈరోజు వాళ్ళని వాళ్ళు అంబేద్కర్తో, వాళ్ళని వాళ్ళు మహాత్మా గాంధీతో పోల్చుకుంటున్నారే. సిగ్గుండాలి కదా ఈ నాయకులకి. అసలు బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పి బీర్ల తెలంగాణగా, బార్ల తెలంగాణగా చేశారే. వీళ్ళ మహాత్మా గాంధీతో పోల్చుకునేది? అసత్యానికి మారు పేరు కేసీఆర్ గారు. అలాంటిది సత్యానికి మారు పేరైన మహాత్మా గాంధీతో పోల్చుకుంటున్నాడే. సిగ్గుండాలి కదా. అవినీతికి మారు పేరు కేసీఆర్ గారు. సిగ్గుండాలి కదా. ఏమాత్రం సోయలేదు, ఏమాత్రం ప్రజలు గమనిస్తున్నారన్న సోయి కూడా లేదే. ఈరోజు అమ్మకు అన్నం పెట్టడు కానీ పిన్నమ్మకు బంగారు గాజులు చేయిస్తానన్నాడట కోడు. మన రాష్ట్రంలో 8 సంవత్సరాలలో 8,000 మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు, 100 మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఒక్కరోజు ఒక్కరిని కూడా పరామర్శించింది లేదు. शहर हैदराबाद में वाक़ प्रिंसेस एसन स्कूल की दीवार मुनहदम हो जाने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक पुरानी हवेली इलाके में वाक़ प्रिंसेस एसन स्कूल की दीवार गिर जाने के सबब वहां काम कर रहे महकमा वाटर वर्क्स के 3 मुलाजिम जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की इतला मिलने पर
मुताल्लिका कॉरपोरेटर और साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य वहां पहुंच गए और तमाम तर तफसीलात हासिल की। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने फेक कस्टमर केयर सेंटर के रैकेट को बेनकाब करते हुए आवाम को लूटने वाले 2 धोखेबाजों को पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मोहम्मद सलीम और मोहम्मद आरिफ कुरमानगर रमनतपुर में फेक कॉल सेंटर चला रहे थे और आवाम को ठग रहे थे। दोनों मुलजिमीन ने जाली गूगल मैप्स मुख्तलिफ ब्रांड्स जैसे सैमसंग, LG और गोदरेज के नाम से क्रिएट किए थे और टेक्नीशियंस की एक टीम को भी हायर किया था जो खुद को इन कंपनियों के टेक्नीशियंस बताकर ग्राहकों को धोखा देकर उनसे 2,500 था 5,000 रुपये वसूल कर रहे थे। इस टोली के कब्जे से 555 मोबाइल फोन्स और 1,000 सिम कार्ड्स जब्त कर लिए गए हैं। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एक फेक कॉल सेंटर रैकेट को बंद किए और 555 फोन्स, 1000 सिम कार्ड्स, इसमें एक टोटल 30 लाख गए। दिल्ली से उनको अरेस्ट किए। पूरा गैंग दिल्ली और नोएडा से ऑपरेट कर रहे हैं। अरुण नाम के एक बंदे को इसमें गिरफ्तार किया। थैंक यू। हैदराबाद सिटी पुलिस और साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने बैन रियासती लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग में मुलविस टोली को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कंचनबाग पुलिस और साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने महकमा जंगलात के एहलकारों के ताउन से 4 रुकनी स्मगलर्स की टोली को हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से 500 किलो संदल की लकड़ी को जब्त कर लिया है जिसकी मालियत 75 लाख रुपये है। जॉइंट सीपी कार्तिकिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रविचंद्रा जो कि मफरूर है माजी में भी लकड़ियों की स्मगलिंग में मुलविस था। वो कड़पा के लनका मल्ला रिजर्व फॉरेस्ट से सैंडलवुड हासिल करता और दीगर रियासतों को मुंतकिल किया करता था। सीपी के मुताबिक इस टोली के अहम मुलजिम शेख अब्दुल्ला ने रवि से राब्ता किया था और उससे संदल की लकड़ियां हासिल की थी। दीगर के साथ मिलकर उन्हें भारी दामों में फरोख्त किया करता था। बताया गया है कि हिरासत में लिए गए 4 अफराद को मजीद छानबीन के लिए कंचनबाग SHO के हवाले कर दिया गया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन ने ग्रुप 1 प्रीलिम्स से मुताल्लिक हुकाम के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। 16 अक्टूबर से मुनक्किद ग्रुप 1 के इम्तिहानात के इंतजामात का जायजा लेते हुए चेयरमैन ने अहदेदारों को मुसल्लह अंदाज में इम्तिहान मुनक्किद करने की हिदायत जारी की है और उम्मीदवारों को इम्तिहान से 1 हफ्ता कबल TSPSC की वेबसाइट के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड करने का मशवरा भी दिया है। वाज़ेह है कि 503 असामियों के लिए कुल 3,80,202 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की है। हर पोस्ट के लिए औसतन 750 उम्मीदवार हैं। TSPSC ने कहा है कि जनवरी या फिर फरवरी में ग्रुप 1 के मेन इम्तिहानात मुनक्किद करने का इम्कान है। 503 पोस्टों में से 225 पोस्टें खवातीन के लिए मख्तस की गई हैं जबकि 1,51,192 लोगों ने उनके लिए दरख्वास्तें दाखिल की है। इसी लिहाज से हर पोस्ट के लिए औसतन 672 उम्मीदवार होंगे। माजूरों के ज़ुमरे में 224 असामियों के लिए 6,105 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद ये पहला ग्रुप 1 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मंगलहाट पुलिस हदूद के इलाके आर के पेट में एक पान शॉप के मालिक के साथ कुछ अशरार की जानिब से मारपीट करने का वाकया सामने आया है। मुतासिरा शख्स ने बताया कि 2 अक्टूबर को मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ था जिसके बाद मंगलहाट पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। बाद में पुलिस ने दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह सफाई करवाते हुए साबिर नामी शख्स को पान शॉप ना जाने की हिदायत भी दी थी। नईम ने बताया कि पुलिस की जानिब से पाबंद किए जाने के बावजूद भी साबिर नामी शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। शेख नईम ने इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए पुलिस कमिश्नर हैदराबाद DCP और ACP से इस मामले का सख्त नोट लेने और ऐसे गुंडा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। और जो है ना मेरे को मंगलहाट PS जाने के बाद में SI साहब हमारे उस्मानिया भेजे। उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। ये सर पे गोमड़ा आ गया सब और ये फसलियों में मारा है पूरे मेरे को और गुमपना महसूस हो रहा मेरे को। हालांकि मेरे को एडमिट हो बोले थे लेकिन
मैं मेरे बच्चों के खातिर बोल के एडमिट नहीं हुआ, वापस आ गया। ये चौकड़ा पूरा हिल रहा था मेरे को। 10 से 12 जने थे, जिसके नाम थे उसके तो मैं लिखाया, जिसके नाम नहीं मालूम थे मेरे को मैं नहीं लिखा सका। साल 1.5 साल से चल रहा साहब, ये साल 1.5 साल से मेरे पीछे पड़े हुए। ये लोग 1 साल होगा हराम के बने को डब्बा डाल के ये घसम घसी कर रहे हैं। ये लोग का पूरा जमावाड़ा किश्ती चमन दरगाह के पास रहता साहब। पीना खाना गांजा पीना, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है करे जा रहे वो डब्बे पे से ला ले, ये इतना सितम करते हैं लोग। कलम छाड़ी सब चलते रहता साहब। ये लोग को कोई बोलने वाले नहीं है, क्योंकि ये नीचे के दो भाइयों के बच्चे हैं, 18 से 20 होते। ये लोग जब भी किससे भी झगड़ा पंचायत होती, टुकड़ी की टुकड़ी आके हमला करती। उसके बाद में जो है ना फिर उनको बिठाना इनको बिठाना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, बस यही चलते रहता है लोग बस। तो हम लोग गौर गरीब आदमी कैसा जीएंगे? 1 साल से मेरे को हो रहा फिलहाल। मेरे को बस्सी का तो खैर अब जितने लड़ाया हुए, इससे पहले भी जो है ना हमारे चैन पाकिट बिलाल भाई बोल के है, उनके बच्चों के ऊपर भी हमला करे, उनके घर में लेडीज़ वुडीज़ को भी मारे। वो लोग भी जितना हो सकते इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करिए, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, इनको जेल को भेजिए। साहब डीसीपी साहब से मैं अपील करता हूँ, हमारे सर्कल साहब से भी इतनी अपील करता हूँ कि हम गौर गरीब आदमी को ज़रा जीने के लिए मेहरबानी होती, आपका सपोर्ट रहा। 10 से 12 जने मारे साहब मेरे को। कल जो है ना आके छुरियाँ चाकों से मारेंगे, मेरी जान का धोखा है ना साहब। मैं क्या करूँ बोलिए? या कारोबार करूँ या फिर मेरे हाथ से कुछ भी हो जाएगा साहब। नहीं समझ में आया तो मैं कुछ भी ले लेके जला लेता हूँ। मेरे को इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा साहब, क्योंकि इनका सितम हद से ज़्यादा जुल्म होगा।